इस पोर्शन में अब हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स पे। हम देखना चाहते हैं स्टेशनरी वेव्स हैं क्या और ये किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। पहली बात ये है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करने का सबसे आसान मेथड ये होता है कि अगर हमारे पास ये कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, लाइक जो एक्सटेंसिबल हो, जिसको आप खींच सके ना, तो जब आप इसको सेंटर से प्लग करके खींचेंगे ये यहां तक चली जाएगी, मतलब स्ट्रिंग की शेप कुछ बनेगी इस तरह से। और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगी और डाउनवर्ड आने के बाद कुछ इस तरह से लूप बनाएगी। तो ये कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट कर रही होगी और वाइब्रेशन इतना फास्ट होगा कि आपको इस तरह का डिस्प्ले इमेज नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक इलास्टिक रबड़ बैंड है, मैं उसको खींच के और दरमियान से प्लग करके ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ, तो वो अप एंड डाउन जब मूव कर रही होगी उस वक्त स्टेशनरी वेव बनती है। अब स्टेशनरी वेव में जो मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो 1 कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं अगर इसको सेंटर के बजाय 1/4 पार्ट से प्लग करता तो ये हमारे पास 2 लूप्स बनते, और अगर मैं 1/6 पार्ट से उसको प्लग करता तो वहां से 3 लूप्स बननी चाहिए थी, 1/8 से 4 और अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स हैं क्या। A standing wave is obtained due to the superposition of transverse waves is called transverse stationary wave. अब ये स्टैंडिंग वेव हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड है और ये हमेशा इन एंड पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट कर रहा होता है। अब अगर स्टेशनरी वेव बन रही है, आप चेक करें, एक वो पॉइंट होगा जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड होता है, और एक वो पॉइंट होता है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लाइक यहाँ पे। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं नोड का, और जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा इसको हम नाम दे देते हैं एंटी नोड का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास सिंगल लूप बन रही है, उस सिंगल लूप में 2 नोड्स और एक एंटी नोड मौजूद है। क्लियर हो गया सबको? अब यहां अगर आप चेक करें, ये असल में वाइब्रेशन ये वाला है, ऐसे वेव बनती है ना। तो इस वेव के बारे में आपने कहा था कि यहां से लेके यहां तक फासला, इसको आपने कहा था ये किसके बराबर होता है, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो इसका मतलब है अगर हम इसकी फुल पिक्चर देखें डिस्प्ले में तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, मतलब 2 लूप्स बन रही होती तो पाथ कितना होना चाहिए था, लैम्डा होना चाहिए था। जब एक लूप बन रही है तो पाथ को कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द लैम्डा। इसका मतलब है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगी, मतलब ये हाफ ऑफ द लैम्डा होता है। क्लियर हो गया? अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में कहा था कि v कैन बी रिटन एज t मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m, और हमने कहा था v इसमें स्पीड ऑफ वेव है या वेलोसिटी ऑफ वेव है, t टेंशन इन द स्ट्रिंग, n लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था और m मास ऑफ द स्ट्रिंग था। तो अब इस केस के मुताबिक अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें कि ये जो पहली वाली वेव है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को प्लग किया एट मिडल। जब हम मिडल से या सेंटर से प्लग करके छोड़ेंगे हमारे पास एक लूप बनेगी। अगर एक लूप बन रही है तो उसमें लेंथ वर्सेस लैम्डा बाय 2 का रिलेशन क्या हुआ कि लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू l है, या यहां से कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 2l हो जाएगा अगर मैं इस 2 को उठा के इधर ले आऊं। अब क्योंकि ये मेरे पास पहला सिनेरियो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं फ्रीक्वेंसी नंबर 1 या f1 का नाम दे दूंगा। सो इस टॉपिक में हम लोग स्ट्रिंग प्लग एट सेंटर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लूप लाइक f1 फाइंड करना चाहते हैं। तो f1 फाइंड करने के लिए जो फार्मूला बनेगा आपने पढ़ा हुआ है, v किसके बराबर होता है, f लैम्डा, इंप्लाइज दैट f इक्वल होगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्योंकि केस नंबर 1 है सो फ्रीक्वेंसी को नाम दे देते हैं हम लोग f1 का,
लेमडा को नाम दे देते हैं लेमडा 1 का, मतलब ये फर्स्ट वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी भी फर्स्ट है, तो इस वजह से मैंने इसे f1 का नाम दे दिया। अब अगर आप वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगी, f1 किसके बराबर आना चाहिए, f1 will become equal to v की जगह आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव है, सो t मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m, और उसके बाद डिवाइडेड बाय लेमडा 1 जो आएगा, लेमडा 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2l, तो ये 2l किधर आएगा, डिवाइड में आएगा, सो इसको मैं इधर 11 लिख देता हूं। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि जब हमने स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग करके छोड़ा, वहां पे हमारे पास एक लूप बन रही थी, और उस एक लूप के बनने में जो उसकी पहली फ्रीक्वेंसी आती है that is equal to 1 by 2l into square root of t multiplied by l divided by m, ये हमारा पहला रिजल्ट बन जाता है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। उसके बाद आगे चले जाएं, मैंने कहा था हमने लूप को एग्जैक्टली सेंटर से प्लग किया, लाइक 1/2 पार्ट से प्लग किया। अब मजीद अगर डिवाइड करें तो कहां से प्लग कर सकते हैं, 1/4 पार्ट से। सो नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास बनेगी स्ट्रिंग प्लग एट 1/4 और 1/4। तो सेकंड हेडिंग में अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का पहली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या बनेगा। सो हम लोगों ने प्लग किया स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग प्लग एट क्वार्टर लेंथ। क्वार्टर लेंथ का मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ टोटल लेंथ। तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, अब क्योंकि ये केस नंबर 2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम हम क्या रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर 2। तो अब अगर डायग्राम देखें तो उसी तरह से ये हमारे पास टोटल लेंथ थी, फर्ज किया यहां से यहां तक लेंथ है l, ये इसका सेंटर है, और एक क्वार्टर ये आ गया, एक क्वार्टर ये आ गया। अब यहां से प्लग करें, यहां से प्लग करें, जब हम इसको खींचेंगे ऊपर तो इसके रिलीज करने के बाद ये कुछ इस तरह से वेव बनेगी, और अगर मैं इसको मुकम्मल करूं तो मुझे 2 लूप्स नजर आएंगे। सो अब यहां पे अगर आप चेक करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कहलाएगा नोड, इसी तरह से ये एक और नोड आ गया और ये नोड, ऊपर हमारे पास 2 नोड्स थे और एक एंटी नोड था। इधर हमारे पास 3 नोड्स हैं और कितने एंटी नोड होने चाहिए, 2 एंटी नोड होने चाहिए। नंबर ऑफ लूप्स कितनी बन गई, 2 हो गई। अब आप चेक करें, हमने कहा था अगर ये वाला λ/2 है तो ये कितना हो जाएगा, λ/2 प्लस λ/2 कितना बनना चाहिए, 2λ/2, कैंसिल आउट होकर इसको लैम्डा कह सकते हैं। सो इसका मतलब है इस केस में लेंथ का लैम्डा के साथ रिलेशन क्या हुआ कि जितनी लेंथ है उतना ही वेवलेंथ, जब नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 2 बने। तो जरा जल्दी से मुझे बता दें, f फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v by लैम्डा। f1 के लिए हमने लिखा था f1 equals to v by लैम्डा 1, तो f2 किसके बराबर बनेगा, शाबाश, f2 will become equal to v divided by lambda 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda 2 की जगह हमने क्या लिख लिया l, क्योंकि हमने कहा lambda 2 इस केस में l के बराबर है, और v की जगह हमने क्या लिख लिया था, t multiply by l divided by m। अब इस रिलेशन और इस रिलेशन को चेक करें, फर्क क्या है दोनों में, यहां पे डिवाइडेड बाय 2 मौजूद है, इधर डिवाइडेड बाय 2 मौजूद नहीं है। अगर हम इस रिजल्ट को सेम बनाना चाहें तो इस इक्वेशन में मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि f2 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 1/2l कर दिया इनटू t मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m कर दिया, और यहां से 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा बताएं जरा, ये रिजल्ट क्या बनेगा, शाबाश, इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है, 1/2l into t multiplied by n divided by n।
इसका नाम क्या है, F1 है। तो अगर मैं इसकी जगह F1 लिख दूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, F2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स F1। सो इसका मतलब है जो सेकंड फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी वो पहली फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। अगर पहली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20। अब जरा तीसरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। तीसरी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, पहले हमने स्ट्रिंग को कहां से प्लग किया था, मिडिल पे या सेंटर पे 1/2 ऑफ द लेंथ पे। फिर हमने कहां पे प्लग किया, 1/4 पे। अब कहां पे प्लग करना चाहिए, 1/6 पे। सो थर्ड सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रिंग इज प्लग एट 1/6 ऑफ द लेंथ। ठीक है, 1/6 ऑफ द लेंथ का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप चेक करें, यहां पे ये टोटल लेंथ है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बन गए। आपने 6 में से 1/6 पे यहां से प्लग कर दे या यहां से प्लग कर दे। अब जब इसको प्लग करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 3 लूप्स बनेंगी कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? और अगर मैं इसको मुकम्मल कर दूं तो ये कुछ शेप ऐसे बनेगी। सो टोटल लेंथ का लैम्डा के साथ रिलेशन बनाते हैं। ये वाला कितना था, λ/2 प्लस ये भी λ/2 था और ये भी λ/2 था। तीनों को ऐड किया बनेगा 3λ डिवाइडेड बाय 2। सो इसका मतलब है इस केस में लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स λ डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितने नंबर वाली आएगी? इधर हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F1 फाइंड की थी, इधर सेकंड फ्रीक्वेंसी F2 फाइंड की थी। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी नंबर 3 लाइक F3 फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है F3 के लिए, लाइक इसमें हम लोग F3 फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। F3 will become equal to V divided by λ3 और F3 is equal to λ3 की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह उसी तरह से T multiplied by N divided by M और 1 by λ3 की जगह क्या आ जाएगा, यहां से अगर 2 को मैं उठा के इधर ले आऊं 2L divided by 3 will become equal to λ3। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम लोग 2L divided by 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे डबल डिवाइड है तो इसको उठा के आप नोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो F3 will become equal to 3 times 1/2L into T multiplied by N divided by M। ठीक हो गया? यहाँ पे इस रिजल्ट का नाम आपने क्या रखा था, F1 रखा था। तो इसका मतलब है F3 किसके बराबर बनेगा, 3 टाइम्स F1। अब जरा चेक करें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F1 थी, सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई थी, 2F1। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3F1। तो चौथी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सो F4 will become equal to 4F1, F5 will become equal to 5F1, F6 will become equal to 6F1। तो Fn क्या आएगा इसी तरह से, मतलब अगर आप कंटिन्यू करें Fn will become equal to n times F1, मतलब जो नंबर है उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बन जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां जो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो पहली फ्रीक्वेंसी थी F1 उसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। या तो हम इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, और उसके बाद जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम ओवरटोन्स भी कहते हैं और हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब है इस केस में आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2L into T multiplied by L divided by M square root, और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज हार्मोनिक या ओवरटोन कहलाएंगी। और एक मजे की बात है, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी में खास नंबर सीरीज चल रहा है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 1 था, इधर 2 3 4 5 6 7,
जब चीजें ऐसे कंप्लीट हो रही हो कि कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में आ रही हो तो उनको आप क्या कहते होते हैं, ये इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। तो इसका मतलब है हर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगी और ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि ये फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज होंगी। समझ आ गया सबको? दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। ऑल ऑफ यू।